आज हम स्टार्ट करते हैं 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। EQUATIONS, ये चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर। स्पाइट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसकी हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में कुछ लाइंस लिखी हुई है। मैं डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताना शुरू कर दूं, फिर मैं कहूं कि ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल इक्वेशन है। इससे बेटर है कि एनसीईआरटी के उन लाइंस से हम शुरुआत करते हैं जो बैकबोन बनाते हैं पूरे चैप्टर की। जैसे मैं कुछ वो लाइंस लिख रहा हूं, समझना उन लाइंस को। सपोज दैट एक लाइन में लिखता हूं एंड दैट फर्स्ट लाइन इज कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मिल्क को अगर हम छोड़ दें, मिल्क इज लेफ्ट एट room temperature during summer। पहली लाइन, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर डू यू नो? रूम टेम्परेचर 24 to 25 डिग्री, और नॉर्मली किताबों में 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर मानते हैं। 24 भी कहीं कहीं लिखा होता है। यू कंसिडर कि 24 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम दूध को, मिल्क को रख दें तो क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लाइन की हम बात करते हैं कि एन आयरन तवा, पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड। एन आयरन तवा, तवा जानते हैं ना जिस पे रोटी बनाते हैं, TAVA लिखे, TAWA लिखे, चलो तवा। पैन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एयर। अगर आयरन तवा या पैन को हम छोड़ देते हैं, रख देते हैं टू ह्यूमिड एयर, और यू कैन से टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। आप एयर कह दो, एटमोस्फियर का मतलब एयर ही तो है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है, एन आयरन तवा, पैन, इवन यू कैन से, एक और ले लो, नेल भी ले लो, ये भी लिखा हुआ है। नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। क्या मतलब हुआ कि लोहे का कील ले लें, कील या लोहे का तवा ले लें या लोहे का पैन ले लें और उसको खुले एटमोस्फियर में रख दें। मतलब आप छत पे रख दो, छत पे रख दो कुछ समय के लिए, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स एनारोबिक कंडीशन में, ग्रेप्स एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन होता है। एनारोबिक कंडीशन में ग्रेप्स फर्मेंट जब होंगे तो क्या होगा। ये कुछ लाइंस लिखी हैं एनसीईआरटी में। फूड इज कुक्ड, अगर हम खाने को बनाते हैं, फूड इज कुक्ड। Then food gets digested in our body. Food gets digested in our
बॉडी। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लाइन हम लिख देते हैं, वी रेस्पायर। अगर एनसीईआरटी का आप फर्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे तो सबसे शुरू में आपको ये लाइनें नजर आएंगी। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, एन आयरन तवा pan or nail is left exposed to humid atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, and we respire. क्या बताना चाहता है राइटर? राइटर बताना चाहता है कि जब मिल्क एक सब्सटेंस है, इसको हम रूम टेम्परेचर पर समर में रख देते हैं। देखना, मिल्क एक सब्सटेंस है, मिल्क एक सब्सटेंस है। मैं और भी पेंस ले लेता हूँ, उससे हमको और अच्छी तरह समझने में आसानी होगी। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, कलर कॉम्बिनेशन कर दूँगा। मिल्क एक सब्सटेंस, आप जानते हैं, चीज है, सब्सटेंस है। उसी तरह से यहां मिल्क सब्सटेंस है, यहां आयरन का तवा, पैन या नेल सब्सटेंस है या नहीं है? इज इट राइट? ग्रेप्स एक सब्सटेंस है, फूड एक सब्सटेंस है, ये भी यहां भी फूड ही है। और जब हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, अब आप देखो, मिल्क एक सब्सटेंस है, ग्रेप्स आयरन तवा ले लेते हैं हम, नेक्स्ट ले लेते हैं हम आयरन तवा, आयरन नेल ले लो, नेक्स्ट में फूड, इज इट राइट? फूड ये भी है, रेस्पिरेशन। अब आप देखो, जो राइटर है या जो एनसीईआरटी है हमको क्या बताना चाह रही है, इन लाइन से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में कुछ कहना चाह रही है। जब एक मिल्क सब्सटेंस लेते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे हम रख देते हैं, तो होता क्या है कि ये दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्क दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा सब्सटेंस होता है दही, कर्ड। अगर मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो कुछ समय बाद मिल्क कन्वर्ट्स इनटू अनदर सब्सटेंस कॉल्ड कर्ड, दैट इज दही। इज इट राइट? आयरन नेल अगर एक्सपोज रहती है, इफ द आयरन नेल इज, नेल तवा पैन सब आयरन के बने, हम एक ले लेते हैं, आयरन की नेल को हमने ले लिया। इफ इट इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू, अगर इसको हम एक्सपोज छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में आपको मालूम है एटमॉस्फेयर हैज क्या क्या है? एटमॉस्फेयर में वाटर है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, वाटर है, इज इट राइट? ऑक्सीजन है, ये सब चीजें हैं एटमॉस्फेयर में। एंड आयरन नेल के ऊपर जंग लग जाएगी, आपने देखा, ब्राउनिश कोटिंग हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड जंग, दैट इज कॉल्ड कोरोड हो जाएगी। आयरन नेल का कोरोजन हो जाएगा और आयरन के ऊपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये कंपाउंड बन जाता है, FO2O3 X मॉलिक्यूल्स वोट। इसको हम कहते हैं रस्ट, दिस इज कॉल्ड रस्ट, रस्ट, दिस इज रस्ट। हमने देखा ना, आयरन नेल का कोरोजन हो जाता है, एंड कोरोजन को कहते हैं, आयरन के केस में कहते हैं रस्ट। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। कम टू द फूड। अब फूड में तो बहुत सारी चीजें होती है।
फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो फूड भी दूसरे सब्सटेंस में चेंज होगा। फूड इज कुक्ड, अगर हम फूड को कुक कर रहे हैं, अगर फूड को हम कुक कर रहे हैं तो फूड भी दूसरे सब्सटेंस, उसका नेचर चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाती है, उसकी कंडीशंस चेंज हो जाती है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इज राइट क्लियर? इन द सेम वे व्हेन द फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जब फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, अगर फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं तब भी फूड से नया सब्सटेंस बनता है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब भी एक सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखो, नाउ लुक एट इट। इन स्टेटमेंट्स का मतलब आप देखो, एक सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बनता है। A new substance is formed from the one substance, that is one or more substances। यहां पे एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। One or more substances changes into another substances and this is called, इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ हो रहा है और इसी को हम कहते हैं रिएक्शन हो रही है। और कैसी रिएक्शन हो रही है? चूंकि केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये केमिकल्स हैं इनके अंदर, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो लाइंस हैं ये बताना चाहती हैं कि जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उसमें केमिकल रिएक्शंस का मतलब है कि एक सब्सटेंस से एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, वो जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है या बदल जाता है या चेंज हो जाता है एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में, एक सब्सटेंस या यहां पे एक से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, यहां एक से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जब दूसरे एक से एक ज्यादा सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं और मैं आपसे बताना क्या चाहता हूं। तो वो प्रोसेस जहां पे एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक से ज्यादा दूसरे सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और जो सब्सटेंस सब ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो लेफ्ट में लिखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो राइट में बनते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। सो आई थिंक नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन द चैप्टर। अब हम चैप्टर के विषय में बात कर सकते हैं कि चैप्टर अल्टीमेटली ये केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये चैप्टर अल्टीमेटली है क्या। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू कि इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करें और हम उसको अब कैसे लिख सकते हैं। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू यू। अब आपको ये पता चल गया होगा। चलो अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। मैंने इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से की क्योंकि लाइनें लिखी है और हम एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एनसीईआरटी जो लाइंस लिखते हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे हम 10th में हैं, चाहे हम 11th में हैं, चाहे 12th में, चाहे हम किसी भी क्लास में। इज इट राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, पहले हम डिफाइन करते हैं। अब आपको समझ आ गया। एग्जांपल से हम बात करें केमिकल रिएक्शन की। मान लो मैंने लिखा CH4
मीथेन is burnt in ऑक्सीजन। आप याद करो पिछले एक आध लेक्चर में मैंने ये चीज बताई थी आपको, जब इसको हम कंबस्शन, इस सेक्शन को हम कंबस्शन कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज फॉर्म्ड। मान लो हमने एक रिएक्शन ली थी, अब आप देखो, टू सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अनदर टू सब्सटेंसेस। अब ऐसा भी हो सकता है, हाँ, दो तीन रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट तीन भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट चार भी हो सकते हैं। लेकिन तीन से ज्यादा जब रिएक्टेंट होते हैं तो वहां थोड़ी रिएक्शन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, एटम्स के बीच में रिएक्शन होनी मुश्किल हो जाती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, इसलिए तीन से ज्यादा रिएक्टेंट की बेसिकली हम बात नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं। तो अब आप इसमें देखो कि दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, और जब ये रिएक्टेंट कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो होगा क्या कि ये जो लेफ्ट में लिखे गए हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और जो बाद में बनता है दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं। इज इट राइट? तो यही आपकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है कि डिफाइन, पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं। सो द प्रोसेस इन विच टू और मोर substances combine to form two or more products, this is called chemical reaction. So definition: the process in which two or more substances, जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म्ड कह दो, चेंज कह दो, कुछ भी आप कह दो, आर ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड इनटू टू or more another substances, two or more other substances, क्या बोलते हैं इन substances को जो बनते हैं? They are called products. Two or more other substances that is products is called chemical reaction, is called chemical reaction. तो देखो, the process in which two or more substances, that is reactants, are transformed into two or more other substances, that is two or more other substances called product, is called chemical reaction. मतलब reactant product में change हो जाए, reactants प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए, दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। लेकिन मैंने आपसे एक बात बताई कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए दो या दो से ज्यादा, एक जनरल हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सिंगल रिएक्टेंट के साथ भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हम करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं, हीट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर जाता है, वो भी तो केमिकल रिएक्शन है। इट्स राइट? तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने लिख दिया कि टू और मोर रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट। एक जनरल बात मैं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल बात। और सिंपल, व्हेन द रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स,
ड्यू टू any condition, heat, light, anything, they are called chemical reactions. कैसे भी आप डिफाइन कर दो, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, एक सिंपल सी बात है कि जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है ड्यू टू सम कंडीशंस होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. इज इट राइट? केमिकल रिएक्शन. अब देखो मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखी है, और इसको मैं सिंबल्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूं. अब देखो सिंबल्स के फॉर्म में मैंने कैसे लिखता हूं इसको. सपोज दैट इसी को मैं लिख देता हूं, आप जानते हो मेथेन CH4 मैंने लिख दिया गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इसको हमने कंबस्ट किया, हीट किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर, दैट इज गैस. लुक एट इट, लुक एट दिस रिएक्शन. इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन को आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इन्हीं जो ये वर्ड्स के फॉर्म में आपने लिखा है, इस राइट, इसको आप सिंबल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो. सिंबल्स, these are called symbols और symbolic representation है. These both are chemical reactions. तो chemical reactions can be represented as in the form of words. This is the actual reaction is taking place, actual जो reaction हो रही है, and in the symbolic representation of this form. So ये जो symbolic representation होता है chemical reactions का, इसको हम केमिकल इक्वेशंस भी कहते हैं. इसका मतलब है आपको एक बात समझ आई कि दोनों ही केमिकल रिएक्शन हैं. ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन का मतलब ही है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, या कुछ सब्सटेंस, वो चाहे सिंगल हो, डबल हो, एक सब्सटेंस हो, दो सब्सटेंस हो, तीन सब्सटेंस हो. मैं लिख देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो. मान लो मैंने लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट और इसको मैंने हीट कर दिया. आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाएगा. ये भी तो केमिकल रिएक्शन है. दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. देख लो, सिंगल रिएक्टेंट है, यहां मैंने दो रिएक्टेंट लिए हैं. तो जब रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है वो जो रिएक्टेंट्स हैं, और जो राइट एरो के बाद जो है दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. एरो के बाद जो है वो प्रोडक्ट है, बीच में एरो आती है, और एरो की जो डायरेक्शन होती है, दैट इज फ्रॉम, इसका एरो का टेल जो है रिएक्टेंट की तरफ होता है और एरो का हेड प्रोडक्ट की तरफ होता है. इज राइट? कुछ और रिएक्शंस होती हैं जिनको हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं. इक्विलिब्रियम रिएक्शन, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम, उसमें ऐसे रिएक्शंस में हम डबल एरो हेड यूज करते हैं. इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती है. डबल एरो हेड का मतलब है रिएक्टेंट लेफ्ट में है, रिएक्टेंट होगा, राइट में जो है प्रोडक्ट होगा. रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में टूट रहा है, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है. ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती है. तो हम यहाँ इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल केमिकल रिएक्शंस की बात करें. ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन है. एग्जाम्पल दे दो मैं क्या? ठीक है, देखो. सपोज दैट मैंने लिख दिया, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको यहाँ पे यूज मत करना, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है. ये सारे गैस है, ये भी गैस है, ये फिजिकल स्टेट है, ये हम अभी सब बात करेंगे. नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर अमोनिया बनाता है. बैलेंस कर दो इसको, नाइट्रोजन 2 है तो 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लगा दो, 3. लुक, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन है. जितना रिएक्टेंट्स कंबाइन करके, दिख रहा है प्लीज आपको, जितना रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतना ही प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है,
और रिएक्टेंट बना रहा है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब है जितना रिएक्शन आगे जा रही है उतनी रिएक्शन पीछे जा रही है। इज इट राइट? तो रिएक्शंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी आपके 10th के लेवल पे हम वो बात कर रहे हैं कि अब जब रिएक्टेंट्स ब्रेक कंबाइन करें, ब्रेक नहीं कंबाइन करें और क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए। एरो हेड हम लेते हैं, रिएक्टेंट्स की तरफ टेल होता है और प्रोडक्ट की तरफ हेड होता है। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये इंडिकेट करती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। आई थिंक अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये है आपकी केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपने एक बात देखा कि केमिकल रिएक्शंस चाहे हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखें या हम सिंबॉलिक लिखें, दोनों ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। लेकिन जो सिंबॉलिक हम लिख रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, दैट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल equations. Is it right? Again I am telling you, symbolic representation of chemical reactions. इतना समझ आ गया आपको? Any doubt तो नहीं ना कोई ना? Symbolic representation of chemical reactions, ये chemical reactions का symbolic representation ये chemical equation कहलाता है। मैं इसको लाइन को लिख देता हूं। तो मेरे ख्याल से chemical reaction का मतलब आपको समझ आ गया। तो केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी लिख देता हूं और फिर हम डिटेल में अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि अल्टीमेटली ये जो वर्ड्स हैं, जो चैप्टर है, उसका मतलब क्या है। दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, इसका मतलब है अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, इस शब्द की बात करें, केमिकल इक्वेशन शब्द की बात करें, तो इसका मतलब है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, the symbolic representation of chemical equations are called chemical reaction equations. The symbolic representation of chemical reactions are called chemical equations. इसका मतलब है, मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं, बोथ आर केमिकल रिएक्शंस, बोथ इस सिंबल के फॉर्म में हो या स्टेटमेंट के फॉर्म में हो। अगेन, चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में हो या सिंबल के फॉर्म में हो, दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं। दे आर रिएक्शंस, they are reactions. ये chemical reactions हैं, they are chemical reactions. Is it right? लेकिन जो symbolic representation होता है, ये मात्र ये वाले, ये दोनों, these chemical reactions are chemical equations. इसका मतलब सीधा सा है कि सभी chemical reactions क्या केमिकल इक्वेशन है? ना, सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो केमिकल रिएक्शंस जो है वो केमिकल इक्वेशन है। बाकी केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएंगी। इसका मतलब अगर आप इसकी बात करें, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये वाली जो रिएक्शन है ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, सिर्फ ये वाली केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। Is it right? चलो अब हम डिटेल में बात करते हैं। नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू डिस्कस दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर की हम डिस्कशन करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, चलो। सो अब आपको मोटा मोटा अगर मैं बात करूं और अगर नॉर्मली भी बात करूं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आपको समझ आ गई कि जब सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट कहलाते हैं वो नए कुछ सब्सटेंस बनाने, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं,
कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस की प्रेजेंस में। इज इट राइट? तो ऐसी सभी प्रोसेसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और आपकी एनसीईआरटी ने शुरुआत ही की इन 4-5 स्टेटमेंट से, जो मैंने इधर लिखा कि ये एनसीईआरटी को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वो आपको बताना चाह रहे थे कि केमिकल रिएक्शन हम कहते किसको है। इज इट राइट? सो नाउ लेट्स मैं इसको ही मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं आपको। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए था, जनरल नॉलेज के लिए था, आपको जीके समझ लो आप इसको। आपके यहाँ इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, इट डजंट हैव एनी एप्लीकेशन। इज इट राइट? सो अब हम शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। सो अब इसको मिटा देता हूँ, अब इसका भी काम खत्म हो गया है। इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट नाम मकसद था कि ये बताना कि ये स्टेटमेंट क्यों लिखी गई है। ये स्टेटमेंट लिखी गई है कि ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं जो ये काम हो रहा है। फूड अगर रखा है, मिल्क रखा है रूम टेम्परेचर पे और उससे दही जम रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर फूड को हम कुक कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर आयरन का नेल या आयरन का तवा रखा हुआ है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में और उसके ऊपर ब्राउनिश कोटिंग आ रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। फूड कुक हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस नए सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है। आयरन का नेल हो या तवा हो, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छत पे पड़ा है, उसके ऊपर ब्राउनिश कोटिंग आ रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। फूड को हम कुक कर रहे हैं, खाना हम बना रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। और ग्रेप्स का अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब आपको केमिकल रिएक्शन आपको समझ आ गई कि क्या होता है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस की हम बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो वहां से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे। सो आपको क्वेश्चन अगर आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस, अब मैं थोड़ा इसको फास्ट लिख दूंगा क्योंकि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, आपको पता चल गया। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of reactants into products. The process of transformation of reactants into products is called chemical reaction. जब reactants product में ट्रांसफॉर्म हो जाए या कन्वर्ट हो जाए, that is called chemical reaction. लेकिन उस केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो सिंबल्स और फॉर्मूलाज के फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, that is in the form of symbols एंड फॉर्मूली, फॉर्मूली कह दो, फॉर्मूलाज कह दो, दोनों ही प्लूरल हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट
and the symbolic representation that in the form of symbols and formulae of the chemical reaction is called chemical equation. दोनों के एग्जाम्पल लिख देते हैं. सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल ले लो. कार्बन सिंपल में लिख देता हूं, प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. देखो बड़ी सिंपलेस्ट इक्वेशन मैंने लिखी, केमिकल रिएक्शन लिखी है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसी को अगर हमको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो सिंपल लिख लो. कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है सिंबल CO2. लुक एट इट. कार्बन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल. इज इट राइट? लिखते समय हम इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं. फिजिकल स्टेट का मतलब है कि कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कार्बन एलिमेंट जो है नॉन मेटल बेशक है, दिस इज नॉन मेटल, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है. तो कार्बन इज इन द सॉलिड फॉर्म. सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से. ऑक्सीजन गैस होती है, आप जानते हो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G से. कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से. इसका मतलब कार्बन इज सॉलिड, ऑक्सीजन इज गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गैस. दीज आर कॉल्ड फिजिकल स्टेट्स. कभी भी केमिकल रिएक्शन लिखना हो या केमिकल इक्वेशन आपको लिखना हो तो हरदम एक चीज का ध्यान रहे कि आपको उनकी फिजिकल स्टेट जरूर लिखनी चाहिए. दे आर कॉल्ड फिजिकल स्टेट्स. एक और फिजिकल स्टेट होती है एक्वस. एक्वस मैं इसको लिख देता हूं यहां पे. S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, G स्टैंड्स फॉर गैस. इज इट सॉलिड गैस? एक होता है L, दैट इज लिक्विड, और एक वर्ड और होता है दैट इज AQ, दैट इज एक्वस. क्या मतलब हुआ? फिजिकल स्टेट तो लिक्विड और एक्वस. क्यों? लिक्विड प्योर, जैसे वाटर. जब आप वाटर यूज करोगे उसके लिए लिक्विड लिखोगे. लेकिन अगर वाटर में कोई चीज डिसॉल्व की गई, जो डिसॉल्व हो जाए वाटर में, जैसे आयनिक सब्सटेंसेस, सोडियम क्लोराइड NaCl, जब आप वाटर में डालोगे तो उसके लिए लिखोगे एक्वस. अब आपको समझ आ गया? वाटर लोगे प्योर, दैट इज कॉल्ड लिक्विड, और अगर वाटर में आपने सपोज दैट NaCl मिलाया तो NaCl का जो सब्सटेंस बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, नाउ दैट इज कॉल्ड एक्वस. सिंपल एक देख लो, HCl. अगर HCl को मैं वाटर में मिला दूं, HCl को अगर वाटर में मिला दे तो दैट इज कॉल्ड एक्वस. अब ये HCl इज डिसॉल्व इन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्वस. आई थिंक समझ आ गया होगा. इज इट राइट? ये स्टेट्स फिजिकल स्टेट्स कहलाते हैं. दीज आर कॉल्ड फिजिकल स्टेट्स. कार्बन का फिजिकल मतलब कैसे एग्जिस्ट करता है फिजिकली. कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, वाटर मैंने आपको बताया. वाटर अगर जैसे प्योर वाटर हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, अगर आप प्योर सॉल्वेंट ले रहे हो, प्योर सॉल्वेंट like water, that is called liquid, represented by small l. and अगर जैसे मान लो आपने एसिड लिया HCl कंपाउंड लिया, उसको पानी में डाल दिया, नाउ इट इज कॉल्ड एक्वस. तो जब किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो अब वो एक्वस कंडीशन कहलाती है. इज इट राइट? मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको. मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. अब एक चीज देखो, जैसे मैंने आपसे कहा, ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन सिर्फ केमिकल इक्वेशन, लेकिन ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन. इट मींस all the chemical equations are chemical reactions. All the chemical equations are chemical reactions, but all the chemical reactions are not chemical equation. ये वाली जो chemical reaction है, इसको आप chemical equation नहीं कह सकते हो, क्योंकि chemical equation सिर्फ symbolic representation होती है. समझ आ गया? सो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है.
all the chemical reactions are not chemical equations, are not, सभी केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, लेकिन सभी केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन। ओ यस, सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो सब केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इसमें हम वो लाइन को ऐड कर देते हैं। थर्ड, ऑल द chemical equations are chemical reactions। मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक चीज समझ आ गई होगी, इतना क्लियर है। इट इज, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। इज इट राइट? Is it right? Sure. So, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मेरे ख्याल से अब आपको केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशंस में डिफरेंस पता चल गया है। तो अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। अब आप इस पोजीशन पे हो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लो, और उसके बाद फिर हम इसकी बैलेंसिंग की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद हम बैलेंसिंग की बात करेंगे, और बैलेंसिंग के बाद फिर दो स्पेशल केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़नी है। वन इज कोरोजन, अदर इज रेंसिडिटी। उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है? सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपको जो पढ़ना है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है आपको पढ़नी है। हाँ, एक बात और हम इससे पहले कर लेते हैं, एक बात और कर लेते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये कैसे पता चले? हाउ? कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये कैसे पता चले? जैसे हमने पहले 4-5 स्टेटमेंट लिखे, तो हमको कैसे पता चला कि वो हो रही है? हाउ एग्जैक्टली दैट इज टेकिंग प्लेस, कैसे पता चले? कैसे पता चले? क्या कोई आंसर है आपके पास? कैन यू वो बता सकते हो? नो? चलो देखते हैं कि कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन हो रही है। ये पता तब चलता है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, तो उस ड्यूरेशन में जो सब्सटेंस आप ले रहे हो उसके कलर में कोई चेंज आ जाए, कलर चेंज हो जाए, तो वहां से पता चल जाएगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। भाई आपने कोई सब्सटेंस लिया, मैं एग्जांपल बताता हूं। आपने सेब लिया और सेब को आपने काट के रख दिया। आपने सेब लिया और सेब को काट के रख दिया। कैसे पता चला कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है? सेब को काट के थोड़ी देर रख दो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और 1 घंटे बाद देख लो। आप देखोगे सेब जो कटा हुआ रखा है पीस, उस पर थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश ब्लैकिश हो गया। इसका मतलब चेंज ऑफ कलर हुआ। ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या हो रही है। और आपने रूम टेम्परेचर पे मिल्क को रख दिया, कैसे पता चला कि रिएक्शन हुई है? जब मिल्क दही में कन्वर्ट हो गया तो स्मेल चेंज हो गई, स्मेल चेंज हो गई। वाइट दोनों ही है लेकिन स्मेल चेंज हो गई, तो स्मेल के चेंज होने से भी पता चल गया केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी तरह टेम्परेचर चेंज हो जाए। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कैसे पता चले, हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। There are a number of methods to find out
whether a chemical reaction has taken place or taking place, हो रही है या हो चुकी है. Is it right? So let's see all those how we can determine whether the chemical reaction is taking place or not. Chemical reaction हो रही है या नहीं हो रही है. So how we can find out? So chemical reactions, how we can determine that a chemical reaction is taking place or has taken place. कुछ भी कह सकते हो, हो रही है या हो चुकी है. कैसे? जैसे मैंने बताया, क्या इंडिकेटर्स हैं. हम कह सकते हैं ये सब इंडिकेटर्स हैं. कैसे पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन हो रही है या हो गई है? चेंज इन स्मेल हो जाए, जो सब्सटेंस आपने लिया है उसका स्मेल चेंज हो जाए. मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दूध रख दो, दही बन गया, कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई है? स्मेल चेंज हो जाएगी, खट्टी फाउल स्मेल आएगी. चेंज इन स्मेल, देन चेंज इन कलर. जैसे मैंने सेब का उदाहरण लिया और आपको बताया कि चेंज इन कलर हो रहा है. इज इट राइट? और मैंने क्या बताया आपको? चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज हो जाए. कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट ले लो. कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कहते हैं, इतने सफेद सफेद आते हैं और पत्थर की तरह टुकड़े होते हैं. उसको पानी में डाल दो और आपको थर्मामीटर डालने की भी जरूरत नहीं है. आप देखो बुलबुले उठेंगे, पानी से बुलबुले उठेंगे, या थर्मामीटर डाल दो, आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा. इट्स मीन्स चेंज इन टेम्परेचर से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. और कैसे पता चले? चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाए. आप देख लो, दूध से जब दही बन रही है, दूध लिक्विड, दही थोड़ा सॉलिड फॉर्म, स्टेट चेंज हो गया कि नहीं हो गया? लिक्विड से सॉलिड हो गया. केमिकल नेचर चेंज हुआ गया नहीं हुआ एक अलग मैटर है, लेकिन स्टेट तो चेंज हो गया ना. जैसे वाटर को आप जमा दो, वाटर से आइस बन गया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया, वहां से पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन हो रही है. सो बाय दीज मेथड्स वी कैन फाइंड आउट whether the reaction is taking place or not. Even we can say, एक आध और लिख लेते हैं. जैसे फॉर्मेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर कहीं गैस इवॉल्व हो रही है, आपने कोई सब्सटेंस रखा या किसी चीज में डाला, वहां से गैस निकलनी शुरू हो जाए, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, यहां से भी पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है. और इवन वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट. क्या मतलब हुआ इसका? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको शॉर्ट में पीपीटी भी लिखते हैं. आप लैब्स में जब काम करते हो तो कहते हो पीपीटी बन गए, प्रेसिपिटेट बन गया. क्या होता है ये प्रेसिपिटेट? इट इज अ insoluble solid substance. insoluble solid substance, ये जो insoluble solid substance बनता है किसी भी रिएक्शन में, आप याद करो मेरे लेक्चर को देखना, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि अगर हार्ड वाटर है तो उसमें सोप क्लींजिंग एक्शन नहीं कर पाती, अच्छा क्लींजिंग एक्शन नहीं करती है. वाई? क्यों? कारण है उसके पीछे कि सोप हार्ड वाटर के साथ स्कम बना देती है. क्या बना देती है? स्कम.
और स्कम क्या होता है? स्कम इज अ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। स्कम ऊपर बन जाता है हार्ड वाटर के साथ। सोप मैंने स्कम बनाना भी सिखाया था कि दैट इज इनसॉल्युबल, एक स्कम बन जाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता है जो लिक्विड के सरफेस पे आ जाता है और क्लींजिंग एजेंट को खराब कर देता है। इट्स राइट। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी ये बता रहा है केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो मेरे ख्याल से अब आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल इक्वेशन के बारे में जो चैप्टर है उसका बेसिक नॉलेज आपको हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे पता चले किसी भी जगह पर या किसी भी जब हम कोई भी काम कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। ये इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं जिनसे पता चलता है हमको कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इज इट राइट? अब हम देखते हैं, अब हम आते हैं उस टॉपिक पे कि दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मेरे ख्याल से लेक्चर 50 मिनट से ऊपर का हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल सी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की हम बात करेंगे और फिर उसके बाद एक लेक्चर हमारा होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम कैसे करते हैं और किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं साथ साथ बताऊंगा। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपको डिफरेंस पूछ सकता है या केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन 1 मार्कर में पूछ सकता है। कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही 4 केमिकल रिएक्शंस की आपको बात करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ा याद होना चाहिए इसके लिए। वी मस्ट रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट अदरवाइज समझ नहीं आएगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज की भी हम बात करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में कि कौन मेटल किससे कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।